पढ़ने का मन करता है, शेड्यूल बन पा रहा है, सुबह से शाम तक पढ़ने का मन करता है। प्लांट फिजियो का रिवीजन हो जाएगा बेटा यूट्यूब पे हम लोग, ठीक है। हाय यूट्यूब वाले बच्चों, हेलो, थोड़ा लेट हो गए हम लोग स्टार्ट करने में। सो यूट्यूब वाले बच्चों को मैं बता देती हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ 1 शॉट रिवीजन, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ 2 शॉट और 3 शॉट रिवीजन. So I will start, right? पीपीटी हो गया है आरती? यूट्यूब वाले कमेंट्स भी दे दो मुझे, यूट्यूब वाले कमेंट्स भी दे दो. हेलो एवरीवन, कैन यू सी मी? प्यारे बच्चों, हेलो अंशिका, यूनिक, लक्षिता, फिजा, सन्यम, हाय हाय हाय. सो दिस इज़ नॉट अ 1 शॉट, जैसा कि 1 शॉट लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू डू इट अ बिट स्लोली बिकॉज मॉर्फोलॉजी से बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है. सो maybe 2 days, maybe 3 days, okay? So we will have a short class. Let's start. अभी इसकी पीपीटी आनी है, जो कि जिसमें मैं पीपीटी में पढ़ाना चाहती हूँ, बट लेट्स स्टार्ट एटलीस्ट, है ना. लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फो में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो आती है एग्जाम्पल की. एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, एक आपको ये समझ नहीं आ रहा कि फैमिलीज, मेरे पास मेरे फ़ोन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एक फैमिलीज कौन सी करनी है आपको ये समझ नहीं आ रहा. आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ 16 नेसी दी हुई है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत कुछ दिया हुआ है. सिलेबस में आपकी कितनी 5 to 6 फैमिलीज दी हुई हैं. तो अब उसका क्या करना है, एक ये डाउट है. तो इसका मैं आपको डाउट का सोल्यूशन अभी बता देती हूँ. 16 नेसी हम डिटेल में करेंगे, डिटेल लाइन बाय लाइन करेंगे, लर्न करेंगे उसको. बाकी सारी फैमिलीज, लेग्यूमिनोसी जैसे दी हुई है, लेग्यूमिनोसी पिछली एनसीईआरटी में थी, वो भी डिटेल में करेंगे क्योंकि पिछली एनसीईआरटी में थी. क्रूसीफेरी का जो है फ्लोरल डायग्राम था पिछली एनसीईआरटी में, तो लेग्यूमिनोसी अपने को डिटेल 16 नेसी डिटेल में करनी है, लेग्यूमिनोसी डिटेल में करनी है, क्रूसीफेरी अच्छे से करनी है क्योंकि पिछली एनसीईआरटी में इसका फ्लोरल डायग्राम था, ठीक है. जो बाकी वाली है ना, जो बाकी वाली है वो हमको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं करनी, वो अपने को बेसिक बेसिक सा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला देखना है, कुछ एग्जांपल्स देखना है, ठीक है. विच विल बी अ सेपरेट क्लास, फैमिलीज के लिए सेपरेट क्लास होगी. देन बच्चों को ये डाउट है कि जो सिलेबस रिड्यूस हो गया उसका क्या करना है. जैसे कि स्टेम है, स्टेम में मान लो स्टेम है या लीफ है, इनकी मॉडिफिकेशंस होती थी पहले, अब वो मॉडिफिकेशंस आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या करेंगे. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप छोड़ दो उसको भी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है जो कि एनसीईआरटी से हटा है, ठीक है. आप छोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% मेरे को श्योरिटी है कि नहीं आएगा. आप छोड़ दो, जो एनसीईआरटी में है सिर्फ उतनी ही मॉर्फो करो. मॉर्फो अपने आप में डर लगता है आपको करने में, ठीक है. जो एनसीईआरटी की मॉर्फो है सिर्फ उतनी करके जाओ. फैमिलीज थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे क्योंकि फैमिलीज आपके सिलेबस में अलग से नाम दे दिया हुआ है. ये वाले डाउट क्लियर हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो मॉर्फो में हम लोग सबसे पहले जो करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशंस. जो भी एक्सटर्नल स्टडी है, देख के, जैसे मुझे लीफ दिख रहा है, मुझे रूट दिख रहा है, मुझे स्टेम दिख रहा है, मुझे फ्लावर दिख रहा है, तो मुझे वो जो दिख रहा है उसकी स्टडी करनी है, प्लस वो कैसे कैसे मॉडिफाई हुए है ना, ज़रूरत के हिसाब से वो मॉडिफाई हो सकता है. क्या पीडीएफ लगाना चाहते हो, लगा दो. ज़रूरत के हिसाब से वो मॉडिफाई हो रहे, तो उनकी मुझे मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस करनी है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई. अनैटमी में क्या करेगा, मैं अंदर से काट के उसका टिश्यू देखूंगी. प्लांट टिश्यू में ऐसा तो नहीं देख सकती, तो मैं कैसे देखूंगी प्लांट टिश्यू, मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी. सो अनैटमी जो है वो ज़्यादातर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं. मॉर्फोलॉजी जो है वो आपको नेकेड आई से दिख जाती है. आपको मॉर्फोलॉजी किस किस की करनी है, आपको सबसे पहले करनी है रूट की, उतना ही करेंगे जो एनसीईआरटी में. तो मैं सजेस्ट करूंगी आप अपनी एनसीईआरटी खोल के रख लो साथ में, ठीक है. फिर अपने को करनी है स्टेम की, फिर अपने को करनी है लीफ की. आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, लीफ तक करेंगे. कल की क्लास में हम करेंगे फ्लावर की, फ्रूट की, सीड वगैरह की,
ठीक है, फिर एक और क्लास लेके हम फैमिलीज निपटाएंगे, जो भी हमें फैमिलीज जितनी जितनी करनी है, ये मेरा प्लान है। तो शुरू करते हैं, 1 मिनट बस मुझे PDF लगवा लेने दो। बेटा जो भी मेरे क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्पलाइन से आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक और हेल्पलाइन देती हूँ, आप उस पर कॉल कर लेना। हमारी हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 6283 नहीं, 6283 05 ये हमारी हेल्पलाइन है बेटा, इस पे कॉल कर लेना। क्रैश कोर्स वाले बच्चों को अगर कोई पता नहीं चल रहा कि लाइव क्लास कहाँ से लेनी है, चैप्टर का नहीं पता चल रहा, क्वेश्चंस का नहीं पता चल रहा, टेस्ट नहीं मिल रही, या टेस्ट समझ नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट करने हैं, है ना, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी आपको पता चल गई, अब प्लान शुरू करनी है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट से। रूट, स्टेम और लीफ हमने आज कंप्लीट करना है। रूट में क्या है, जो रूट एनसीईआरटी में दिया उतना उतना करेंगे। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो। सबसे पहले आपका स्टार्ट ही रूट सिस्टम से है। तो रूट जो है वो 2 प्रकार की, आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट, एक होता है एडवेंटिशियस रूट। जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, वो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि देखो, जब एक सीड बनता है तो सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये नीचे वाले एंड को रेडिकल कहते हैं, इसको प्लम्यूल कहते हैं। प्लम्यूल जो है पूरा शूट सिस्टम आगे बनाता है। शूट सिस्टम का मतलब होता है स्टेम बनाता है, स्टेम के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, बर्ड्स लगी होती है, ये सारा शूट सिस्टम जो ज़मीन से ऊपर होता है जनरली वो शूट सिस्टम होता है। जो रेडिकल होता है उससे रूट सिस्टम बनता है, आगे रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। और ये कॉटिलेडन्स है, जैसे मान लो मैं डॉयकॉट का सीड बना रही हूँ तो इस साइड में 2 कॉटिलेडन्स हैं। तो अब जो टैप रूट होता है उसमें क्या होता है, रेडिकल से ऐसे सेंटर में एक रूट ग्रो करती है ऐसे, जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और उसके साइड में लेटरल रूट्स ग्रो करती है, रेडिकल से ग्रो करती है, ठीक है। जैसे ये हो गई, मान लो जैसे ये ग्रो की है तो इसको मैं सेकेंडरी रूट कहूंगी। सेकेंडरी रूट के ऊपर ऐसे कोई और करे तो इसको टर्शरी रूट कहूंगी। ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब को मिला के मैं टैप रूट सिस्टम कहती हूँ। टैप रूट सिस्टम आपको डाइकॉट में देखने के लिए मिलता है। डाइकॉट पौधे जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जनरली दे आर ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता होता है। तो इनकी जो रूट्स होती हैं डाइकॉट्स की, वो भी नीचे तक जाती हैं, गहरे जाती हैं। तो ये टैप रूट जो है वो काफ़ी गहरे तक जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड दिया हुआ है, मस्टर्ड दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ब्लैक स्क्रीन में लाना चाहिए था, बट दिस इज व्हाट वी हैव, सो वी विल डू दिस। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, जो रेडिकल से जो रूट निकलती है वो मर जाती है। जैसे जो रेडिकल से जो रूट निकलती है वो डाई हो जाती है। तो फिर क्या होता है, ये जैसे ये स्टेम है, जैसे स्टेम, स्टेम के बेस से बहुत सारी ऐसे रूट्स निकलने लगती है। बेस ऑफ स्टेम से रूट्स निकलने लगती है, तो दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू रूट्स। ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये आपको मोनोकॉट्स में देखने के लिए मिलती है, जैसे ग्रासेस वगैरह। मोनोकॉट जनरली छोटे पौधे होते हैं, तो उनका मेन काम होता है ज़मीन को पकड़ के रखना, क्योंकि इतने छोटे होते हैं उनको कोई हर्बीवोर खाएगा तो उखाड़ के ले जाएगा। तो वहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम अच्छे से अटैचमेंट उनको हेल्प करता है वो चीज़ पकड़ने के लिए, ठीक है। अब फाइब्रस जो जनरली मोनोकॉट में मिलते हैं, और मोनोकॉट का एग्जाम्पल वीट दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है, ठीक है। देन एडवेंटिशियस रूट होते हैं कि अगर रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट बनती है तो उसको हम एडवेंटिशियस कहते हैं। तो एक तरीके से फाइब्रस भी जो है वो एडवेंटिशियस रूट ही है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट की एक और कैटेगरी बनाई हुई है, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन क्या, रेडिकल,
ठीक है, इसको आपको एग्जाम्पल याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके डायग्राम याद करने हैं आपको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपने को याद करने हैं बैकग्राउंड म्यूजिक से, BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक। बनियन, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा। पहला पार्ट आपका रूट का एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है वो खत्म है। वो आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं कर लिया है, बोलो। कॉकरोच लेक्चर बेटा करा दिया मैंने ऐप पे प्रोवाइड। आप कहाँ रहते हो, क्यों नहीं आपको पता चलता है? अभी हमने कल ही कॉकरोच का लेक्चर किया है, सारा का सारा एनसीईआरटी की है, उसके डायग्राम्स किए हैं, डिटेल रिवीजन किया है उसका। सो यू आर डन विद दिस। देन उस पैराग्राफ के नीचे रूट के 4 फंक्शंस बताए आप, क्योंकि रूट जनरली क्या करती हैं। रूट जो है चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं, रूट जो है एंकर करती है, रूट जो है स्टोरेज कर सकती है फूड का, और रूट जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकती है। 4 बेसिक फंक्शंस भी हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। सो आपका, मुझे पता नहीं बैकग्राउंड हमने ब्लैक क्यों नहीं रखा। पीपीटी हमने पीपीटी ब्लैक क्यों नहीं रखी? ठीक है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ आप। पहला आपको ये है, ठीक है, फिर रीजन्स ऑफ रूट है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अब एनसीईआरटी में नहीं है तो ये आपको नहीं करना। रीजन्स ऑफ रूट पे आ जाओ, उसके बाद हमारा रूट खत्म हो जाएगा। रीजन्स ऑफ रूट पे आ जाओ, ठीक है। तो उसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। मैं अभी तुम्हें एनसीईआरटी के डायग्राम भी साथ में दिखा दूंगी ताकि तुम्हारा ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाए। वो कह रहा है यार देखो, जो ये रूट है ना, उसका जो सबसे डिस्टल एंड है, डिस्टल मतलब दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर, वहां पे एक ऐसे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्रोइंग रूट को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज रूट कैप। रूट कैप से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास। अब किसके पास? पास मतलब सेंटर ऑफ द प्लांट के पास। सेंटर ऑफ प्लांट से जो दूर है वो डिस्टल चीज है, जो सेंटर ऑफ द प्लांट के पास है वो प्रॉक्सिमल। इसके प्रॉक्सिमल कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे छोटे 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 सेल्स हैं जो रैपिड सेल डिवीजन कर रहे हैं, रैपिड सेल डिवीजन कर रहे हैं। इसको रीजन, किसका रीजन बोलते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके सेल छोटू छोटू होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और कॉन्टिन्यूसली दे विल क्या कहते हैं, अपना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। इससे प्रॉक्सिमल बड़े बड़े सेल्स होते हैं, यही सेल्स आगे ग्रो करके यहाँ से जो नए सेल्स बनते हैं वो अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे। इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। इससे प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसी से रूट की एक्चुअली में इलोंगेशन होती है, लेंथ बढ़ती है। जब ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ पे मैच्योर सेल्स बन जाते हैं, इनकी सेल वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है, और इनमें जो चेंजेस आने होते हैं वो चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये 3 रीजन्स आपको याद रखने हैं, और इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसका सीक्वेंस क्या है? मैच्योरेशन, उसके नीचे इलोंगेशन, उसके नीचे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सिर्फ मैच्योरेशन के जो एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना सारे, सबके एपिडर्मल सेल्स हैं ऐसे, एपिडर्मिस है, आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, वो ग्रो करके ऐसे रूट हेयर बनाती है। एपिडर्मल सेल्स आगे ग्रो करके लेंदन होके सिंगल सेल्ड होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। सिर्फ रूट हेयर आपको तभी बनते हैं जहाँ पे मेच्योर सेल होते हैं उसके साथ में बनते हैं। ये आपके रीजन ऑफ रूट है। इसके साथ आपका रूट का जो वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी जो आपका फिनिश है। एनसीईआरटी देख लोगे आप एक बार। मॉर्फो की डेफिनेशन आ जाएगी पहले, ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। रूट पे आ जाओ सीधा, ठीक है। रूट पे आपको पता चल गया प्राइमरी रूट क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट क्या होती है, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, आपको पता चल गया वो किस में मिलता है। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में मिलता है?
3 एग्जाम्पल आपके एडवेंटिशियस रूट के। ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया, लर्न हो जाएगा, ये बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक से आपने लर्न कर लेने 3 एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एडवेंटिशियस रूट के। फिर ये बेसिक सा डायग्राम देख लेंगे। ये जो ज़मीन से ऊपर है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन से ऊपर है, ये शूट सिस्टम है। जो इसके नीचे है ये रूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है, ठीक है। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, उसके फिर साथ सेकेंडरी रूट, फिर उसके साथ टर्शियरी रूट, ये सब मिला के रूट सिस्टम बनेगा। शूट सिस्टम में बेसिक स्टेम बनेगी, ठीक है। स्टेम में जहां लीफ निकलती है उसको नोड बोलते हैं, जहां लीफ निकलती है उसको नोड बोलते हैं। दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। जहां लीफ निकलेगी वो नोड है, जहां लीफ निकलेगी वो नोड है। दो लीव्स के बीच में इंटरनोड है। स्टेम और लीफ के बीच में हमेशा आपको एक बड मिलेगी, यहाँ पे ऐसे बड मिलेगी, ये देखो बड मिल रही है, हर जगह बड मिल रही है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आगे जाके बहुत सारी चीजों में मॉडिफाई हो सकती है। इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू अ ब्रांच, अ टेंड्रिल, अ थॉर्न, बहुत सारी चीजों में मॉडिफाई हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो ये लीफ है, ये बड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से पूरा एक ब्रांच ग्रो कर सकता है आगे। ये बेसिक सी चीज़ है, दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ फ्लावर। ये आपको मार्क करने के लिए अगर आ गया तो आपने ध्यान से देख लेना है। देन अगली बात, आपको डायग्राम पहचान के पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है। दिस इज अ टैप रूट सिस्टम, सेंटर और साइड में लेटरल। दिस इज अ फाइब्रस रूट सिस्टम एंड दिस इज अ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए अगर आपको मार्क करने के लिए आ जाता है। देन रीजन्स ऑफ रूट में आपको समझा चुकी हूं, आपको डायग्राम पता होना चाहिए। दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी, प्रॉप रूट, स्टिल रूट, ये हम नहीं करेंगे। इट्स नॉट गिवन इन न्यू एनसीईआरटी। इफ यू हैव न्यू एनसीईआरटी आपको पता है कि रूट एक्चुअली यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो हम उतना ही करेंगे जो नई एनसीईआरटी में है, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है इस वक्त, हमें अपने आप को बहुत अच्छे नंबरों तक लेके जाना है और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उन चीज़ों से जो कि अभी प्रेजेंट ही नहीं है हमारे सिलेबस में। तो हमने कोई प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट नहीं करना है, हमें ये डायग्राम ध्यान से देखना है। ये रूट कैप है, ये रीजन ऑफ मेरिस्टम है, ये वाला, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है जहां पे रूट हेयर नहीं है। जहां रूट हेयर है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन है। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आगे चलें। स्टेम पे चले। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कुछ नहीं करना अपने को, स्टेम पे आ जाओ। पुरानी एनसीईआरटी के डायग्राम नहीं देखने, नई एनसीईआरटी के डायग्राम देखने हैं सिर्फ आपको। देखो वी आर डन। स्टेम में सिर्फ इतनी बात बोली हुई है कि यार देखो जो सीड है, स्टेम जो है उसके प्लम्यूल से बनेगी, प्लम्यूल से पूरा शूट सिस्टम बनता है, तो स्टेम भी इससे बनती है। जब एक स्टेम ग्रो करेगी तो उसमें हमें दो रीजन देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे लीफ निकलते हैं, क्या बोला है मैंने उसको, नोड। नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड। ये जो बीच में स्पेस है दिस इज इंटरनोड। स्टेम और लीफ की एक्सिल में हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन आपको पता है क्या क्या हो सकती है, ठीक है। वो स्टेम ही है जो ग्रो होके अलग अलग जो प्लांट के पार्ट है, जैसे लीफ हो गया, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, उनको जगह जगह पे फैलाती है, ऐसे फैला देती है ताकि उनको एयर मिल सके, सनलाइट मिल सके, सब कुछ मिल सके, ठीक है। स्टेम का बेसिक फंक्शन एक तो ये फंक्शन है कि इसमें से जाइलम फ्लोएम जो होता है वो मूव करता है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स इसका फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर,
जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, एंड फ्लोएम के थ्रू फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट है। लेकिन कुछ प्लांट्स में स्टेम जो है वो स्टोरेज करती है चीज़ों का, सो स्टोरेज इज़ वन फंक्शन। कोई भी एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे। देन कुछ प्लांट्स में स्टेम कैन बी मॉडिफाइड टू, और क्या कर सकती है स्टेम, फोटोसिंथेसिस के लिए कर सकती है, इट कैन बी मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, बट लेट्स सी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। कौन कौन से फंक्शंस दिए हुए एनसीईआरटी में, प्लीज चेक। सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये दिया हुआ है। सपोर्ट तो करती ही है, प्रोटेक्शन करती है, कभी कभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प कर देती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप एक एग्जांपल बता सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? अरे आइशोर्निया में नहीं पढ़ा आपने? आइशोर्निया में ऑफसेट होता है, इट्स जस्ट अ स्टेम, स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है जो कि नए प्लांट्स को ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स आप किसी नॉन सेक्सुअल पार्ट से नया प्लांट ग्रो कर दो, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टेम कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स, ठीक है। जैसे आइशोर्निया में ऑफसेट इज अ टाइप ऑफ स्टेम विच इज यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे तरीके की होती हैं, सकर्स होती हैं, देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस इज नॉट इवन इन योर सिलेबस, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस स्टेम में इतना ही दिया हुआ है, जस्ट दिस। हैव यू रेड योर एनसीईआरटी? न्यू फैमिलीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को करनी है। हाँ ऋषिता, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो आप? खुश हो आप? पढ़ाई कर रही हो आप? हाँ रनर्स वगैरह, बिल्कुल महेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेम खत्म हो गया, कैन बी मूव फॉरवर्ड, लीफ पे आ जाओ, प्लीज कम टू लीफ। लीफ पे आ जाओ। ये देखो, ये कुछ नहीं करना, ब्रीदिंग ये वो कुछ नहीं करना अपने को, अभी सब एनसीईआरटी से हट चुका है। लेट्स कम टू लीफ। लीफ का सबसे पहला पार्ट है पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ के तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। एक जहां पे स्टेम से कनेक्टेड होती है, इसको लीफ बेस कहते हैं। एक जो इसकी डंडी होती है, इसको पिटियोल कहते हैं। दिस इज वन, दिस इज टू। एंड एक जिसका एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस करने वाला पोर्शन होता है, इसको लैमिना कहते हैं। ये तीन पोर्शंस होते हैं, ठीक है। लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना, ये बेसिकली लीफ के तीन पार्ट्स हैं। देखिए लीफ बेस का कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कभी कभी होता है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कभी कभी लीफ बेस के पास आपको दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। इनको स्टिप्यूल्स कहते हैं, अगर मिलते हैं तो। मतलब एक्सिलरी बड अलग है, स्टिप्यूल अलग है, ठीक है। अब लीफ बेस में क्या होता है, कभी कभी लीफ बेस ऐसे मोटा हो जाता है, ऐसे लीफ बेस ऐसे मोटा हो जाता है चने की तरह। ये तो बड़ा ही फनी बन गया, बट समथिंग लाइक दिस, ऐसे मोटा हो जाता है। तो देखो ये ऐसा लग रहा है ना, चने चने जैसा है, दाने जैसा है ना, किसी दाल जैसा है। तो एक्चुअली ये लेग्यूमिनोजी में ही होता है। इसको पुलवाइनस बोलते हैं, पुलवाइनस बोलते हैं, स्वोलन लीफ बेस, स्वोलन लीफ बेस, ठीक है। और ये लेग्यूमिनोजी में देखने के लिए आपको मिलता है। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन है लीफ बेस की। दूसरा, कभी कभी लीफ बेस जो है वो ऐसे पूरी शीथ बना देता है। जैसे मान लो ये लीफ है ना, ये ऐसे पूरी शीथ बना देता है, ऐसे कि स्टेम को ही कवर कर ले, ऐसे शीथ शीथ बना देता है। ये ऐसा कुछ मोनोकॉट्स में हो जाता है, कभी कभी मोनोकॉट्स में हो जाता है। सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड, पुलवाइनस एक मॉडिफिकेशन है, दिस इज द सेकेंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। कभी कभी लीफ बेस पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग से, जिनको हम स्टिप्यूल्स कह देते हैं। और हमेशा ही लीफ और स्टेम की एक्सिस में आपको एक्सिलरी बड तो मिलेगा ही, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन जो आपका आपको करना है लीफ को लेके, लैमिना लीड ब्रेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेन्स, वेन्स बता देती हूँ मैं आपको, वेन्स बता देती हूँ मैं आपको। नाउ यहां आपको ऐसे वेन्स दिखती हैं, जिसमें सेंटर वाली वेन को हम जनरली मिड रिब कहते हैं,
मिड रिब कहते हैं, और फिर यहाँ पे साइड से छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती हैं जो थोड़ी पतली होती हैं ऐसे। अब इन वेन्स में होता क्या है, ये वेन्स क्यों हैं, इनके अंदर बेटा जाइलम और फ्लोएम के छोटे छोटे बंडल होते हैं जिनसे वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली दीज आर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स। ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया, ये आपको बेसिक पार्ट समझ में आ गया है ना, ये आपको बेसिक पार्ट समझ में आ गया। अब हम देखो, हम एक बात करते हैं कि यार ये जो वेन्स का जो पैटर्न है लैमिना के ऊपर, इसको हम वेनेशन कहते हैं। आई हैव टू लर्न अ न्यू टर्म राइट नाउ, इट इज कॉल्ड वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? नथिंग, पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लैमिना। ये लैमिना है, उसके ऊपर पैटर्न ऑफ वेन्स। अब ये वेन्स क्या है, सी दिस इज अ वेन, ये सबसे मिड रिब इज द बिगेस्ट वेन, इट इज अ वेन। ये दिस इज ऑल्सो अ वेन, ये छोटी वेन है तो उसको मैं वेनलेट बोल सकती हूँ। यही वेन्स हैं। तो इसके दो पैटर्न्स रहेंगे, इसके दो पैटर्न्स रहेंगे। अगर आपकी लीफ में देयर इज अ मिड रिब जो कि मोटी है, और फिर उसके साथ साथ में पतली पतली वेन्स हैं लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट पैटर्न। जैसा आपको पीपल के पत्ते में मिलता है, नीम के पत्ते में मिलता है, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट, एंड दिस इज जनरली फाउंड इन डाइकॉट्स। आप देखो कोई भी डाइकॉट पौधा, जो जितने बड़े पेड़ है ना बेटा, जो पेड़ है जिनकी वुडी स्टेम है वो जनरली डाइकॉट्स है। तो तुम नीम देख लो, वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम मतलब ब्राउन कलर की स्टेम है, ग्रीन कलर की स्टेम नहीं है ना उसकी। या बनियन ट्री ब्राउन कलर की स्टेम है, या मैंगो ट्री ब्राउन कलर की स्टेम है, तो मतलब वो डाइकॉट होते हैं जिनकी ब्राउन कलर की स्टेम होती है। तो उनका पत्ता देखो, आप एक पीपल का पत्ता इमेजिन करो, ऐसे होता है पीपल का पत्ता, एंड यू कैन सी ऐसे वेन्स होती है उसमें। सो दिस इज रेटिकुलेट, इट इज ऑलवेज फाउंड इन डाइकॉट्स। ठीक है, देयर इज वन मोर पैटर्न वेयर जो मिडरिब होती है वो और बाकी वेन जो साइड वाली वेन्स होती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है ऐसे। एवरी वेन इज पैरेलल टू ईच अदर, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। इनके साइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनके अंदर जो जाइलम फ्लोएम के पड़े हुए बंडल्स हैं उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम साइज की वेन्स होती हैं। वेन्स, अब वेन्स सेम है, सो सेम साइज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। ये आपको अनाटमी में पढ़ने के लिए मिलता है, तो मैं यहां पढ़ा रही हूँ। सेम साइज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स इन मिडरिब एंड अदर वेन्स। हाँ, ये बहुत लिखना पड़ गया। इसमें क्या रहेगा, इसमें जाइलम फ्लोएम के मोटे मोटे बंडल होंगे, इसमें पतले पतले बंडल होंगे, तो हमेशा जाइलम फ्लोएम के बंडल में भी जो है वो डिफरेंस रहेगा। दिस इज रेटिकुलेट, दिस इज पैरेलल, पैरेलल इज फाउंड इन मोनोकॉट, पैरेलल इज फाउंड इन मोनोकॉट। तो आपको विनेशन समझ में आ गई, वेनेशन समझ में आ गई। ये सब एनसीईआरटी में डायग्राम वो भी दिए हुए हैं, फोटो में भी दिए हुए हैं, तो अपने को फोटो में पहचाननी है। अब अपने को करनी है टाइप ऑफ लीफ एंड फाइलोटैक्सी, बहुत इजी है। टाइप ऑफ लीफ, देखो लीफ में अपन ने क्या क्या किया, व्हाट एम आई डूइंग इन लीफ, पहले लीफ के पार्ट्स किए, फिर विनेशन करी, फिर टाइप करेंगे, फिर फाइलोटैक्सी करेंगे। आप नोटिस करना, अगर आप पढ़ने लगो तो चैप्टर मुश्किल नहीं होता। हमें लगता है कि बायोलॉजी मुश्किल है, कुछ चैप्टर्स मुश्किल हैं, अरे अरे ये तो नहीं हो पाएगा, अरे अरे ये तो मुश्किल है, अरे लास्ट टाइम में कैसे पढूं, अभी तक नहीं पढ़ा तो कैसे समझ में आएगा, अरे बस पेपर का टाइम आ गया, अरे अरे क्या करेंगे। लेकिन आप देखोगे जब आप बायोलॉजी पढ़ने लगते हो
और आप किसी अच्छे टीचर के साथ अगर पढ़ते हो तो बायोलॉजी अपने आप आसान होने लगती है। ये ब्यूटी है बायोलॉजी की। आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट की होगी, बट मेरा एक्सपीरियंस बायोलॉजी का है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। यू कैन स्टिल डू वेरी वेल for NEET 2025 if you do not lose hope, if you work consistently and you believe in yourself. You believe in yourself. You believe in yourself. पार्ट्स हो गए, वेनेशन हो गया। वेनेशन तो नाम से पता चल रहा है वेन्स का पैटर्न है लैमिना के ऊपर, तो मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। रेटिकुलेट और पैरेलल है, मुझे तो क्या ही चिंता करनी है। रेटिकुलेट मोनो डाइकॉट में है और पैरेलल जो है मोनोकॉट में। बस अब मुझे डायग्राम देखना है एनसीईआरटी से, मेरे को कोई चिंता नहीं है इस बात की। मुझे अगली बात है यार, टाइप्स में कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ टाइप्स में कुछ नहीं गलत होएगा तुम्हारे साथ। दो प्रकार की होती हैं लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड, जिसका बिल्कुल ही अच्छा डेफिनेशन है। नो बकवास, कोई बकवास नहीं, सीधी बात। ये आपका पिटियोल है, ये आपकी मिडरिब है। आपका लीफ ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल स्मूथ एज वाला, तो वो सिंपल है। आपका लीफ ऐसी कटी एज वाला भी हो सकता है, ऐसी कटी एज वाला भी हो सकता है, वो भी सिंपल है, वो भी सिंपल है। लेकिन जो आपकी एज की कटिंग्स हैं, अगर वो मिड रिब को टच कर जाए तो वो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे मान लो ये, अगर आपकी ये जो कट है वो यहाँ टच कर जाए, मिड रिब को टच कर जाए, मिड रिब को टच कर जाए, ऐसे इतना ज्यादा कट जाए कि वो टच कर जाए ऐसे, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। अगर लीफ के टुकड़े हो जाएं तो वो कंपाउंड लीफ है। अगर लीफ के टुकड़े ना हो, चाहे कितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कर लो, बस टुकड़े नहीं होने चाहिए, तो वो सिंपल है, या बिल्कुल प्लेन हो तो भी सिंपल है। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की है। कंपाउंड लीफ तो अच्छा, इन टुकड़ों को लीफलेट बोलते हैं। ध्यान रहेगा, लीफलेट के एक्सिल में कभी एक्सिलरी बड नहीं होगी। जैसे मान लो ये स्टेम है ना, ये स्टेम है, यहाँ तो आपको एक्सिलरी बड मिलेगी क्योंकि ये पूरा कभी एक लीफ होता था, तो लीफ के एक्सिलरी बड मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं मिलती। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती है, पिन्नेट कंपाउंड एंड पाल्मेट। पिन्नेट सिंपल है, जब एक कॉमन एक्सिस, जैसे ये तुम्हारा पिटियोल हो गया, ये कॉमन एक्सिस है, मतलब आपकी मिडरिब। इसमें मिडरिब का नाम हम चेंज कर देते हैं, इसको रैकिस बोल देते हैं, रैकिस। अब इस रैकिस पे, एक कॉमन रैकिस पे अगर छोटी छोटी लीफलेट्स ऐसे लगे, ये कभी एक लीफ हुआ करती थी, आज ये लीफ के टुकड़े हैं। अब तुम कहोगे मैम आपको कैसे पता कि ये लीफ के टुकड़े हैं और ये लीफ नहीं है? क्योंकि बेटा मुझे ये पता है कि इनके एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं है। अगर एक्सिलरी बड नहीं है तो लीफ कैसे हुए? तो लीफलेट ही होंगे ना, ये लीफलेट्स है, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, नीम। एक लीफ के टुकड़े हो गए लीफलेट्स में, ठीक है। देन पाल्मेट में गया, जैसे आपकी पाम है, पाल्मेट को पाम से याद करना है। जैसे पाम में क्या, आपकी उंगलियां एक कॉमन पॉइंट पे लगी हुई हैं, है ना। वैसे होता है कि देयर इज अ सेंट्रल एक्सिस, ऐसे सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीफलेट लगी होती हैं, ऐसे लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे लगती हैं, ऐसे लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे लगती हैं। कभी एक लीफ होती होगी लेकिन वो ऐसे ऐसे टूट गई, पाम की तरह टूट गई। तो आपने ऐसे याद रखना है, आपकी पाम में मैंने थोड़ा सा सिल्क और थोड़ा सा कॉटन रख दिया है। अपनी पाम आगे करो, तो मैं रख देती हूँ अभी, करो आगे करो, पाम आगे रखो, अभी रख देती हूँ। लाओ, कहाँ है? मेरी पॉकेट में होना चाहिए। ये लो, मिल गया, ये लो। थोड़ा सिल्क ले लो और लो थोड़ा कॉटन भी ले लो, रख लो। कॉटन सॉफ्ट लगेगी हाथ में, सिल्क अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन ट्रे। दिस इज जस्ट वन पेड़ का नाम, सिल्क कॉटन ट्री। सिल्क और कॉटन अलग अलग नहीं है। दिस इज वन पेट, पेट, पेड़, दिस इज वन पेड़, सिल्क कॉटन ट्री। ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड दो प्रकार का
सिंपल एंड कंपाउंड लीफ कंपाउंड में आ गई है। अब बच्चे क्या है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार मैम मुझे ना फाइलोटैक्सी और टाइप में कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो तुम्हें टाइप तो समझ में आ गया, टाइप में क्या है, लीफ कटी है कि नहीं कटी, लीफ के टुकड़े हुए कि नहीं टुकड़े हुए, लीफ एक सिंपल लीफ है या लीफ एक कंपाउंड लीफ है, तो टाइप में तो ये आ गया। फाइलोटैक्सी कुछ और है भाई, फाइलोटैक्सी में क्या है, ये स्टेम है। अब ये मिडरिब नहीं है, ये स्टेम है, स्टेम पे ये नोड है। अब नोड के ऊपर लीफ कैसे सजी हुई है वो फाइलोटैक्सी है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम इज फाइलोटैक्सी। अब देखो तुम टाइप और फाइलोटैक्सी में डिफरेंस देखो, टाइप इज कि लीफलेट बनते हैं कि नहीं बनते, लीफ के टुकड़े बनते हैं कि नहीं, और वो लीफ के अगर टुकड़े बन रहे हैं, अगर कंपाउंड लीफ है तो वो लीफ के टुकड़े कैसे सजे हुए हैं, दैट इज माई टाइप, है ना। सिंपल लीफ, कंपाउंड में पिन्नेट और पालमेट। फाइलोटैक्सी इज कि लीफ के टुकड़े नहीं हो रखे, नॉर्मल लीफ है। अब वो लीफ कैसे सजी हुई है स्टेम के ऊपर, लीफ कैसे सजी हुई है स्टेम के ऊपर, दैट इज फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम। तो फाइलोटैक्सी आपके पास बेटे 3 प्रकार की है, ध्यान से सुनेंगे, और इनके डायग्राम भी आपने मन में बसा लेने हैं। फाइलोटैक्सी में यू हैव ऑपोजिट, ऑल्टरनेट, वर्ल्ड। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लेंगे, जब चाहे तुम्हें देखें आईना बना लेंगे। ये कहाँ से गाने याद आ रहे हैं मुझे यार। ऑपोजिट में क्या है, आपकी स्टेम के नोड पे एक दूसरे के ऑपोजिट 2-2 लीफ लगी हुई हैं ऐसे। ऑल्टरनेट में आपकी नोड पे ऑल्टरनेटली लीफ लगी हुई है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। और वर्ल्ड पे आपकी नोड पे 2 से ज्यादा लीफ होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब आप कहोगे मैम मुझे ये कुछ कुछ पालमेट जैसा लग रहा है। पालमेट बेटा लीफ के टुकड़े हैं, वो लीफ लेट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं पालमेट से, तो पालमेट में क्या है, ये स्टेम है, यहां पे ऐसे करके लीफलेट लगे हुए हैं, देयर इज अ डिफरेंस। यहां पे नोड के ऊपर लीव्स लगे हुए हैं, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। इसके हमें एग्जाम्पल लर्न करने होते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है एग्जाम्पल में, बट आपको दिक्कत नहीं आने दूंगी मैं, क्यों, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा करें पेपर में। सुनिए, ऑपोजिट में जब 2 लोग ऑपोजिट हैं, इनकी लड़ाई चल रही है, तो हमें करनी है लड़ाई कागों के बीच में। कागे होते हैं, कागा मतलब हरियाणवी में क्रो को कागा बोलते हैं, कागा, ठीक है। तो हमें कागों के बीच में लड़ाई करनी है, एक कागा इधर बिठा दो, 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 एंड वी हैव टू मेक देम फाइट। ऑपोजिट है ना, वो ऑपोजिट है, लड़ाई कर रहे हैं। का गा, कैलोट्रोपिस, गुआवा, और गुआवा का एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, फोटो भी दी हुई है, ठीक है। आप कहोगे मैम मैं ऑल्टरनेट कैसे लर्न करूं, बेटा आपको चाइनीज बंदा रखना है, एक चाइनीज बंदा इधर, एक चाइनीज बंदा इधर, एक चाइनीज बंदा इधर, एक चाइनीज बंदा इधर, ऑल्टरनेटली चाइनीज बंदे खड़े कर दो आप। और चाइनीज बंदे बहुत प्यारे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे बंदे हैं ये दोनों हाथ में येलो कलर के फ्लावर्स लेके खड़े हैं, बहुत प्यारे फ्लावर्स लेके खड़े हैं, एक बड़ा येलो फ्लावर, एक छोटा येलो फ्लावर, ठीक है। बड़ा येलो जो फ्लावर है दैट इज सनफ्लावर, और जो छोटा येलो फ्लावर है दैट इज मस्टर्ड। आपने देखा सरसों के खेत होते हैं, छोटे छोटे येलो फूल होते हैं, दिस इज मस्टर्ड। एंड जो चाइनीज बंदा है दिस इज चाइना रोज। So these are 3 examples, China rose, mustard and sunflower, ठीक। और जो
ये वाला एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। वर्ल होता है घुमावदार चीज को हम वर्ल बोलते हैं। जैसे किसी के बाल में bunch of flowers, we'll call them कि there's a whirl of flowers in her hair. Whirl is something round, this is round, this is a whirl of leaves, ठीक है। तो आपने whirl करके गोल गोल घुमा के किसी को स्टोन मार देना, ऐसे whirl करो, घुमाओ हाथ और पत्थर मार दो, किसी को स्टोन मार दो। क्यों मारना है आपने स्टोन? क्योंकि एक तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ रही है, आपको अच्छी नहीं लगती, ऊपर से आपको वर्ल्ड का एग्जाम्पल याद करना है। लेट्स हिट समबडी विद अ स्टोन। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। नाउ माई पॉइंट इज, आप ये लर्न तो कर लोगे, पर क्या आप ये एनसीईआरटी से देख के पहचान सकते हो डायग्राम? लेट्स सी ये रहा, लीफ पे आएंगे, देर इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ लीफ, दिस इज लैमिना, दिस इज पिटियोल, दिस इज एक्सिलरी बड जो है प्रॉपरली नहीं दिख रही, बट दिस इज स्टिप्यूल, ऐसे बड़ा सा स्टिप्यूल दिखाया हुआ है, एंड दिस इज लीफ बेस, ठीक। अब आपको ये ऐसे करके आ जाएगा ए बी, तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ डंडी है वो एक्सिलरी बड की डंडी है, क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं, रट्टा ही मारना पड़ता है। इधर जो है वो लीफ बेस की डंडी है और इधर जो है वो स्टिप्यूल की डंडी है। दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, बीच में सेंट्रल मिडरिप जो कि मोटी है और साइड में पतली पतली वेनलेट्स जो कि पतली है। दिस इज पैरेलल वेनेशन, सेंटर में मिडरिप और उसके पैरेलल में बहुत सारी इस तरीके से वेनलेट्स। नाउ be very careful and focus. This is a pinnate compound leaf in neem. This is rachis and these are the leaflets. इसको आपने नहीं कंफ्यूज करना गुआवा से, जो कि ऑपोजिट फाइलोटैक्सी दिखा रहा है। आपको कैसे याद करना है, ये लीफ है, ये लीफलेट नहीं है। और देखो गुआवा के पत्ते आपने देखे होंगे नॉर्मली में भी, दिस आर बिगर लीव्स, साइज में बड़े हैं। देखो इससे और इसमें आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है एंड ये फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल। सिमिलरली आपको ये पता चलना चाहिए कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, नो नॉट दिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिल्क कॉटन ट्री। यहाँ पे सेंटर में गए, एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारे लीफलेट लगे हुए हैं, लीफलेट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप एल्स्टोनिया का एग्जांपल देखोगे फाइलोटैक्सी में, तो देखो एक नोड के ऊपर ऐसे वर्ल बना हुआ है लीव्स का, फिर दूसरी नोड के ऊपर फिर से वर्ल बना हुआ है लीव्स का। सो देर इज नॉट जस्ट वन गुच्छा, देर आर मेनी गुच्छा ऑफ लीव्स एंड दिस इज लीफलेट का गुच्छा एंड सिंगल गुच्छा। देन थर्ड इज चाइना रोज ऑल्टरनेट वाली का एग्जाम्पल। कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? अभी मुझे लगता है अभी आप ये सब नहीं कर पाओगे, तो आज मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, बिकॉज आज वी हैव जस्ट डन सम पार्ट ऑफ द चैप्टर। Tomorrow I want to take another class of yours and I want to do flower, fruit, seed and hopefully एक आधी family, maybe Solanaceae something. I want to finish that and maybe in another lecture I want to do rest of the families which are not given in NCERT. So what do you promise me? What do you promise me? यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं हिमांशु। मतलब यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो प्रोटोकॉर्डेट्स का पार्ट, सिफेलोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो प्रोटोकॉर्डेट्स का पार्ट। अनिरुद्ध एक बार उसमें चेक कर, एनाटॉमी में चेक कर, साइज ऑफ मिडरिप के बारे में क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ मिडरिप के बारे में क्या लिखा है एनाटॉमी में, लीफ एनाटॉमी के बारे में चेक कर। फिर बता मेरे को। Vascular system including vascular bundles can be seen in veins and midrib. The size of vascular bundle is dependent on size of veins. तो ये लिखा हुआ है डाइकॉट के बारे में, ठीक है,
क्योंकि डाइकॉट में मिड रिब मोटी होती है और साइड वाली वेनलेट्स पतली होती है, तो साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आइसोबायलेटरल में देख क्या लिखा हुआ है, नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन्स, ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ मेन वेन थोड़ी मोटी होती है, मतलब उसमें होता है थोड़ा सा जो बड़ा होगा, बाकी नियर सिमिलर साइज होएगा बाकी वाले में। रैकिस स्टेम को नहीं बोलते बेटे, रैकिस हम उसको बोल रहे हैं, मिडरिप को बोल रहे हैं। जिस लीफ की मिडरिप पे लीफलेट सज जाए, लीफ टूट के लीफलेट बन जाए, तो उसकी मिडरिप को रैकिस बोलने लगेंगे बेटा, ठीक है। सो विल यू वर्क, विल यू स्टडी, will you help yourself, will you believe in yourself, yeah, okay, कल 4 बजे मिलेंगे, I'll see you at 4 and let's try to finish major portions of this chapter tomorrow. Bye. Bye. I love you. I have faith in you. I believe in you. I hope you believe in yourself. You are going to do very well in your life now or sometime else, but let's try now. Let's try now. I invite you to explore these 2 months with curiosity कि देखते हैं क्या होता है, अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या होगा। मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी कि डर की जगह लेट्स ट्रीट इट विद क्यूरियोसिटी, कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ यार प्रेशर के अंडर, लेट मी सी कि मैं प्रेशर के अंडर कैसे पढ़ाई करता हूँ, हाउ मच आई कैन वर्क, हाउ मच आई कैन डू, दिस इज ऑल एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू इट, लेट्स सी what 2 months have to bring to us. I'll see you. Thank you so much. Bye.